हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है सौर्य भारत डिफेंस विद यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम आज एक ट्रिक को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाली है। जहां पर आप जब भी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हो और उसमें फिजिक्स पूछी जाती है और यह वाला टॉपिक यानी कि गैसों का नियम जो है, ये टॉपिक अगर आपसे पूछा जाता है तो उसको हम कैसे याद रख सकते हैं और उसको कैसे समझ सकते हैं। तो आज का जो सेशन है, जो टॉपिक है, जो वीडियो है, उसके अंदर हम इस छोटे से पार्ट को पूरा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें हम पढ़ने वाले क्या है, तो गैसों के नियम पढ़ेंगे जहां पर आपके चार चीजें कवर होगी। जहां पर सबसे पहला आता है बॉयल का नियम, उसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम, और उसके बाद पढ़ेंगे गै-लुसाक का नियम, और उसके बाद हम बात करेंगे गैसों के आदर्श गैस समीकरण की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉयल के नियम की। बॉयल का नियम क्या होता है? तो बॉयल के नियम को समझने से पहले कि हम यहाँ पर आपको जो टॉपिक का मेन मुद्दा है उसको बात कर लेते हैं कि अब इनको याद कैसे रखा जाए। तो इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक को याद रखेंगे, और वो ट्रिक अगर आपने याद कर ली तो इनको याद करना और आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उस ट्रिक से। ट्रिक क्या है? तो छोटी सी आपको ये ट्रिक दिख रही होगी, यहां पर लिखा है चांद की बात पर आया गेलू। ये छोटी सी ट्रिक है, दो तीन बार आप बोलोगे, रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगी। यहां पर लॉजिक क्या है, ये ट्रिक आपको क्या कहती है, इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं च से चांद, यानी कि यहां पर चार्ल्स का नियम की बात होगी और उसके अंदर दाब कांस्टेंट रहेगा। जब गैसों के नियम की हम बात करते हैं तो तीन क्वांटिटीज की बात होती है, तीन राशि की बात होती है। नंबर एक दाब की, नंबर दो आयतन की, और नंबर तीन यहां पर आता है ताप। ये तीन क्वांटिटीज की हम बात करने वाले हैं। जब भी गैसों के नियम की हम बात करते हैं तो इन तीन क्वांटिटीज को हमेशा मेजर किया जाता है और इनका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो नियम है जिसमें अपन चांद की बात कर रहे हैं, तो चांद का मतलब यहां पर है चार्ल्स के नियम के अंदर दाब को हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है। अभी मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से इसके कैसे कैसे फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। तो चार्ल्स के नियम में दाब कांस्टेंट रहेगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट की को भूल जाओ, यहां पर बात से याद रखो, ब से बॉयल का नियम और त से ताप। बॉयल के नियम में ताप नियत रहेगा। बॉयल के नियम में कौन सी क्वांटिटी नियत रहती है? तो आपसे पूछा जाता है सीधा सीधा क्वेश्चन, तो हमारा आंसर आता है ताप नियत रहेगा। नेक्स्ट यहां पर पॉइंट आता है आया गेलू, तो ये वाला पॉइंट पर भूल जाओ। आया गेलू से याद रखना है अ से आयतन, आयतन नियत रहेगा, और किसके नियम में? गै-लुसाक के नियम में। तो तीन नियम है, आपको सामने एक बार वापस रिपीट करता हूं। चार्ल्स के नियम में दाब कांस्टेंट, बॉयल के नियम में ताप कांस्टेंट, और गै-लुसाक के नियम में आयतन कांस्टेंट रहेगा। ये छोटी सी ट्रिक, चांद की बात पर आया गेलू। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बॉयल के नियम से, ठीक है। बॉयल का नियम क्या कहता है? बॉयल का नियम समझते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा में आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये तो लैंग्वेज होगी। अब अगर इसको समझना है उस ट्रिक से, तो ट्रिक से कैसे समझेंगे? तो चांद की बात पर आया गेलू, बात त से ताप, यानी कि बॉयल के नियम के अंदर ताप जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, उसको हमेशा कांस्टेंट लिखा जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू को ना तो बढ़ाया जाएगा और ना घटाया जाएगा। तो अब रिलेशन किसके बीच में आएगा? तो रिलेशन यहां पर आएगा, देखो टेम्परेचर तो आ गया, अब बचा कौन? प्रेशर और वॉल्यूम बचा। इनके बीच में एक रिलेशन बनता है, और वो रिलेशन क्या होता है? तो वो रिलेशन इस प्रकार से होता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है P के। अगर अगर गैसों के अणुओं का दाब बढ़ाया जाता है का आयतन कम होता है। अगर दाब बढ़ाओगे तो उनका आयतन क्या होगा? कम। और ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं सिगरेट लाइटर का। सिगरेट लाइटर आपने अपने घर में कहीं ना कहीं देखा होगा, किसी मित्र के पास भी देखा होगा, यहां तक कि आपने अपने घर के अंदर CNG या फिर LPG का सिलेंडर जरूर देखा होगा, ठीक है। इन सिलेंडर के अंदर भी बात कर लेते हैं। इनके अंदर गैस भरी जाती है। अब जो गैस होती है ना, उसको उच्च प्रेशर पर दबाया जाता है। उसका प्रेशर क्या किया जाता है? उच्च किया जाता है। और जैसे ही उनका प्रेशर उच्च किया जाएगा, हाई किया जाएगा, तो उनके वॉल्यूम के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा? वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, घटेगा, कम होगा, जिसके कारण वो पार्टिकल्स जो होते हैं गैसों के, वो क्या आ जाते हैं? पास में आ जाते हैं, और गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। कहने का मतलब यहां पर यही है कि जैसे ब्यूटेन या मेथेन गैस जो होती है वो भरी जाती है आपकी CNG LPG के अंदर, तो वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होती है। और क्यों होती है? तो कारण होता है ये वाला नियम जिसको हम बॉयल का नियम कहते हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, CNG LPG में जो गैस भरी जाती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यहां पर हमारा आंसर आता है बॉयल का नियम। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो उस ट्रिक से ही आपको याद रखना है, चांद की बात पर आया गेलू, ब से बॉयल का नियम, और बॉयल के नियम में ताप यानी कि टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद यहां से अगर टेम्परेचर हट गया तो उसके बाद रिलेशन किस किस के बीच में बनेगा? तो P और V के बीच में रिलेशन बनेगा।
और वो रिलेशन क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार से आपको वो रिलेशन देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इसी के आगे कि इसको और कैसे समझ सकते हैं। इसका एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ से हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं। ग्राफ कैसे बनता है, तो आपको ये इमेज दिख रही होगी और यहाँ पर हमने क्या किया है कि टेम्परेचर जो है उसको हमने रख दिया है कांस्टेंट, और टेम्परेचर को जैसे ही कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो जब प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो वही फॉर्मूला, प्रेशर इंक्रीज होने पर वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, पास पास में आएगा। ये जो पार्टिकल्स है और पास पास में आएंगे, जैसे कि ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार से ये ग्राफ आपका बार बार बनेगा। जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते जाओगे वो वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे और कम होता जाएगा। तो ये नियम जो है वो आपका बॉयल का नियम कहलाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब चार्ल्स का नियम क्या होता है और चार्ल्स के नियम में क्या क्या आपके पॉइंट्स रहने वाले। तो सबसे पहले चार्ल्स के नियम में वही ट्रिक आपको वापस याद करनी है जिसमें हमने चांद की बात पर आया गैलो, वो ट्रिक हमने यूज की। चांद की बात पर आया गैलो, तो चांद, ये शब्द आपको याद रखना ही रखना है अब। और यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो चार्ल्स के नियम के अंदर दाब यानी कि जो प्रेशर होता है उसको रखा जाता है कांस्टेंट। प्रेशर को क्या रखा जाता है, दाब को क्या रखा जाता है, यहाँ पर नियत रखा जाता है। और जब दाब को नियत रखा जाता है तो अब रिलेशन किसके बीच में बनेगा, तो रिलेशन यहाँ पर बनेगा V और T के बीच में, ताप और आयतन के बीच में यहाँ पर रिलेशन बनने वाला है। और रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के। ये नियम क्या कहता है, स्थिर दाब पर, दाब को यहाँ पर कांस्टेंट रखना है, किसी गैसों की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, सीधा सीधा यहाँ पर कह सकते हो समानुपाती होता है। अब यहां पर क्या नियम आता है और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो सीधा आपको पता है, अगर यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है और दाब कांस्टेंट है तो आपका यहाँ पर रिलेशन बनता है कि जैसे जैसे आप ताप को बढ़ाते हो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे तो वैसे वैसे आपके यहाँ पर आयतन भी इंक्रीज होगा। और अगर ताप को घटाते हैं तो यहाँ पर जो आयतन है वो भी यहाँ पर क्या होता है, कम होता है यानी कि घटता है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो आपका ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम मान लीजिए, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयतन भी जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसको अपन एक इमेज की सहायता से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपको ये इमेज दिख रही होगी। यहाँ पर हमें कांस्टेंट कौन सी राशि रखनी है, तो यहाँ पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ पर जो आयतन होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ पर वो बढ़ेगा। तो ये जो नियम है इसमें आपके चार्ल्स के नियम में आपको क्या क्या याद रखना है, एक बार फिर से बता देता हूं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चांद की बात पर आया गैलू से एक ट्रिक, जहां पर चांद शब्द याद रखोगे तो अपना आप ये प्रश्न जो है बन जाएगा। चार्ल्स के नियम में कौन सी राशि कांस्टेंट होती है, दाब, तो फॉर्मूले के अंदर दाब वाला जिक्र नहीं होगा, दाब नहीं आएगा। और अगर दाब नहीं आएगा तो उसके बाद कौन कौन सी राशि बचती है, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से टेम्परेचर और वॉल्यूम बचेगा और उसके बीच में ये रिलेशन बनेगा। दूसरा, ताप बढ़ाने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है चार्ल्स के नियम के अंदर, तो यहां पर ये प्रश्न आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ताप बढ़ाने पर आयतन क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट जो है वो अपना आता है गैलुसाक का नियम, कि गैलुसाक का नियम हमें क्या कहता है और वो कैसे हम कर सकते हैं। तो गैलुसाक के नियम में हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी वही चीज आती है, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट ये है, चांद की बात पर आया गैलू। ट्रिक तो याद करनी ही करनी है, मुझे पता है इस ट्रिक से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और इस ट्रिक्स को याद कर लेते हो तो फॉर्मूला में भी कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो चांद की बात पर आया गैलू, गैलू से आपको याद रखना है गैलुसाक का नियम, ठीक है, गैलुसाक का नियम। और गैलुसाक के नियम में कौन सी राशि कांस्टेंट होती है, आया से आयतन, आया से क्या, आयतन, आयतन का मतलब यहाँ पर है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, नियत होता है। क्लियर है यहाँ पर। अब वॉल्यूम नियत है तो किसके बीच में रिलेशन बनेगा, तो दो राशि बच गई यहाँ पर भी, कौन कौन सी, एक तो P और एक बच गया आपका T, और P मतलब प्रेशर और T मतलब यहाँ पर टेम्परेचर। दाब और ताप के बीच में संबंध होगा, और वो संबंध क्या होता है, तो वह संबंध होता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के। यानी कि स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन, आयतन को आपने कांस्टेंट रख दिया, स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि सीधा सीधा वो कह सकते हो आप समानुपाती होता है। अगर ताप बढ़ाओगे तो दाब बढ़ेगा, और अगर ताप कम करोगे तो दाब भी क्या होगा, कम होगा। और इसका ग्राफ कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे ये प्रेशर भी जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये कहलाता है गैलुसाक का नियम। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं इन तीनों को मिलाने के बाद, ये जो तीनों इक्वेशन बनी है, इन तीनों इक्वेशन को मिलाने के बाद हमारे पास जो अंत में रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट क्या आता है, तो इन तीनों के समीकरण से
समीकरण से, यानी कि 3 समीकरण कौन कौन सी थी एक बार फिर से लिखता हूं। जैसे कि आपके बॉयल का नियम, बॉयल के नियम में समीकरण जो है वो आपके आती है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p के हो जाएगा यहाँ पर। और फिर आपके चार्ल्स का नियम, चार्ल्स के नियम के अंदर आपके जो है दाब कांस्टेंट होता है, और दाब कांस्टेंट होता है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। और फिर आता है गैलुसाक का नियम, उसके अंदर हमने बात की है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के। तो ये तीनों इक्वेशन जब मिलाई जाती है, साथ में रखी जाती है, तो हमारे पास एक निष्कर्ष निकलता है, और वो निष्कर्ष होता है PV बराबर nRT, जहां पर ये समानुपाती के सिंबल सटने के कारण एक कांस्टेंट लिखा जाता है जिसको हम R कहते हैं, जिसको हम R का मतलब यहाँ पर है सार्वत्रिक गैस नियतांक जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, जिसका मान हमेशा फिक्स रहता है। और यह जो है, ये जो समीकरण होती है जिसको हम PV बराबर nRT कहते हैं, तो ये कहलाती है आदर्श गैस समीकरण, जहां पर P का मतलब दाब होता है, P का मतलब गैसों का दाब, V का मतलब गैसों का आयतन, और N का मतलब गैसों के मोलों की संख्या। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि PV बराबर nRT के अंदर N का मतलब क्या होता है। तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने जो पार्टिकल्स हैं, उनकी संख्या कितनी है गैसों की, वो कहलाते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो यहाँ पर गैसों की संख्या को N से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा T यहाँ पर ताप से परम ताप लिख सकते हो, ताप भी लिख सकते हो यहाँ पर, और R यहाँ पर गैस नियतांक जिसको सार्वत्रिक गैस नियतांक या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जहां पर R का मान हमेशा फिक्स रहता है, और वो वैल्यू जो है वो होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये इसका मान है और ये हमेशा फिक्स रहता है। तो इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए सौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।